Hello students, myself Dr. A.J. Singh, belongs to G&R Institute of Management and Technology, Bulandshahr. Today the topic for discussion is pedigree analysis. So now we will discuss about pedigree analysis that belongs to the genetics superior part for the Mendelian laws and their integrative portions. So now we will discuss what is the pedigree and what types of analysis which is done at the forces of geneticals law and their rule with regulations. तो सबसे पहले पेडिग्री एनालिसिस में देखते हैं सर. बाय डेफिनेशन, pedigrees are used to analyze the pattern of inheritance of a particular trait throughout a family. Pedigree show the presence of absence of a trait as it relates to the relationship among parents, offsprings and siblings. तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पेडिग्री है क्या. पेडिग्री से मतलब है एक ऐसा आनुवंशिक चार्ट जो कई पीढ़ियों की जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा करके यह मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि कहीं किसी जेनेटिक डिसबैलेंस की वजह से या इम्बैलेंस की वजह से अगर कोई अल्ट्रेशंस हमें किसी स्पीसीज में या किसी एक स्पेसिफिक ट्रेट्स में देखने को मिलता है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह गुण उसके माता या पिता से आया है या नहीं, यानी कि उसके मैटरनल साइड से ये प्रॉब्लम आ रही है या उसके पैटर्नल साइड से ये प्रॉब्लम्स आ रही है. तो इस तरीके की स्पेसिफिक जेनेटिकल डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए और साथ के साथ फिर उसका प्रिकॉशन और प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस का यूज़ किया जाता है. तो पेडिग्री से मतलब है आनुवंशिक चार्ट, एक ऐसी आनुवंशिक श्रृंखला जिसको हम मैन्युअली यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको पर्टिकुलेट करते हैं, तैयार करते हैं, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि कम से कम 5-6 या उससे भी ज़्यादा जो हमारी जनरेशन्स हैं उसके मैटरनल और पैटर्नल दोनों ग्रुप्स का अध्ययन करते हुए ये पता करना कि कहीं उसके अंदर किसी जेनेटिक डिजीज़ के अकॉर्डिंग कोई इम्बैलेंस फैक्टर्स तो नहीं आ रहा है, कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी तो नहीं आ रही है जो आगे चल के जेनेटिकल इश्यूज़ को क्लियर करती है. तो आगे चल के हम यहाँ पे पेडिग्रीज एनालिसिस का मतलब कुछ उसके सिंबल्स हैं, कुछ इसके साइंस हैं जिसको इम्प्रूव करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पेडिग्री एनालिसिस है उसमें कौन कौन से सिंबल्स हैं, फैक्टर्स हैं, किस तरीके से डिनोट किया जाता है, उसका इम्प्लीकेशंस कैसे होता है, और फाइनली अगर कोई जेनेटिकल डिजीज़ पाई भी जाती है तो हम उसको किस तरीके से फिगर आउट कर सकते हैं और किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एडवांस स्टेप्स ले सकते हैं. अब जेनेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि किसी भी जेनेटिक डिजीज़ को एक स्पेसिफिक फैक्टर्स के अंदर आइडेंटिफाई करके उसको प्रिवेंट करना. अब यहाँ प्रिवेंट करने का सबसे बेटर इम्पोर्टेंट जो रोल है वो मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग है कि जो रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं उनको तो आगे हम भेजते हैं प्रोसीडिंग के लिए, यानी कि उनके बीच कॉपुलेशन चलता रहेगा, इंटरब्रीडिंग होती रहेगी. लेकिन अगर ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं, अगर उनके बीच में कोई जेनेटिकल इश्यूज पाया जाता है, इम्बैलेंस पाया जाता है, तो उसकी इंटरब्रीडिंग नहीं कराई जाती है. तो ऐसे कैरेक्टर्स जो होंगे वो सिमिलराइज हो जाएंगे और वहीं पे स्टॉप या ब्लॉक हो जाएंगे. लेकिन ऐसे जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, रिक्वायर्ड फेसेस के हैं, उनको हम आगे चलने के लिए प्रोसीडिंग में भेजेंगे, उसमें इंटरब्रीडिंग होगी और वही रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स आगे चलते चलते अपने आप को इम्प्रूव करते हुए अलग जनरेशन्स में शो करेंगे. तो यहाँ पे पेडिग्री का सबसे इम्पोर्टेंट रोल हुआ कि जेनेटिकल डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना या कोई एक ऐसा जेनेटिक इम्बैलेंस है जो हमें मॉर्फोलॉजिकल, फिजिकली या केमिकली अगर हमें देखने को मिलता है बॉडी में तो उसको हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं आइडेंटिफाई करने के बाद, और फाइनली उसको हम ब्लॉक करने का एक प्रोसीजर तैयार करते हैं. वो जेनेटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू ये सारे स्टेप्स किए जाते हैं. तो जानते हैं कि सबसे पहले जो पेडिग्री एनालिसिस है वो कहाँ से डेवलपमेंट हुआ, इसका कहाँ से इसकी शुरुआत हुई. तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मेंडेलियन लॉ से आता है, यानी कि जो जेनेटिकल डिजीज़ हैं वो जीन्स के थ्रू एलील्स पर कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स हैं जिनको वो या तो इम्बैलेंस के थ्रू या किसी न किसी डिसफिगर करते हुए, उसको डिसक्वालीफाई करते हुए कैरेक्टर्स को शो करते हैं. ऑफ स्प्रिंग्स में अगर ये कैरेक्टर्स इनहेरिटेंट होते हैं, यानी कि उनकी वंशागति होती है, बार बार रिपीट होते हैं,
तब ये शो करेगा कि जेनेटिक इम्बैलेंस का केस है। और अगर ये रिसेसिव केसेस में केवल फर्दर एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन अगर ये चले जाते हैं, तो यहाँ पे हमें देखना होता है कि डोमिनेंट फेज किस जनरेशन में आकर के हुआ है। अगर इसका अल्टरेशन कई जनरेशन में रिपीटेडली हो रहा है, तब एक जेनेटिकल डिजीज़ के रूप में इसको हम चेकआउट करते हैं। और मान लीजिए अगर ये ओकेशनली अगर किसी एक जनरेशन में रैंडमाइज तरीके से अगर देखने को बीच में मिलता है, तब इसको कई बार फिगर आउट करके हम ये देख लेते हैं कि रिसेसिव मोड में है तो इसके जीन्स कौन से हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। अब उसको चेकआउट करना है, ब्लॉक करना है, स्टॉप करना है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का अलग इशू है। तो इस सबसे पहले ये एक चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया गया था, जिसमें फैमिली ट्री के रूप में हम दिखाते हैं। फैमिली ट्री का मतलब है कि अगर कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल है तो उससे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जितने भी उसके रिलेटिव्स होंगे, यानी कि जितने भी उसके फैमिली मेंबर होंगे, उनका आपस में संबंध दिखाना एक कोरिलेशन है, जिसमें उस इंडिविजुअल पर्सन का सभी ब्लड ग्रुप यानी ब्लड रिलेशंस वाले जितने भी पर्टिकुलर्स हैं, उनका आपस में कोरिलेशन दिखाते हुए ये आइडेंटिफाई करना है कि इनके बीच में जो इंटरब्रीडिंग हुई है उनके बीच का संबंध क्या है, यानी किस केसेस के बेस में वो आपस में ब्लड रिलेशन को शो करते हैं, और फाइनली किस जनरेशन का कौन सा पार्ट्स वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, किस जनरेशन से वो बिलोंग करते हैं। फर्दर मान लीजिए अगर इसी जनरेशन की बात करें कि सपोज करिए कोई एक्स जनरेशन है, तो एक्स जनरेशन अगर है तो उसकी जो प्रीवियस जनरेशन होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एक्स जनरेशन है, तो अब इस एक्स जनरेशन का पहले तो ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, ब्लड ग्रुप के साथ साथ ब्लड रिलेशन चेक करेंगे, फिर उससे पीछे की तरफ जाएंगे यानी कि बैकवर्ड पोजीशन में जाएंगे, फिर चेक करेंगे कि इस एक्स का भी जो अलग एक स्टेप रहा होगा, सपोज करिए ए जनरेशन रही है, इस ए जनरेशन के बीच में ब्लड रिलेशंस क्या थे, फिर इन दोनों के एंसेस्टर्स के बीच में जाएंगे जो इनकी प्रीवियस जनरेशन रही होगी उसके ऊपर जाएंगे, फिर फर्दर सपोज करिए ये बी है तो फिर इसके ब्लड रिलेशंस को देखेंगे, इनके बीच के इंटरब्रीडिंग क्वेश्चन को चेक करेंगे, और फाइनली फिर इसके भी देखेंगे। तो इस तरीके से एक जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये सारी जनरेशन्स आपस में ब्लड रिलेशनशिप्स के साथ साथ इंटरब्रीडिंग क्वेश्चन में चेकआउट की जाती हैं, ताकि ये पता पड़ जाए कि अगर कोई जेनेटिक इम्बैलेंस हो रहा है तो वो किस साइड से आ रहा है, पैटर्नल साइड से है या मैटरनल साइड से है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो उसमें उन्होंने जो फैक्टर्स डिफाइन किए जिसे हम जीन्स बोलते हैं और वो एलीज पर ट्रेट्स को शो करते हैं, वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं इनहेरिटेंस ट्रेट्स को पहुंचाने के लिए। जो पेरेंट्स से ऑफिस स्प्रिंग्स में जाते हैं उसके बीच में जो कड़ी बनती है कि कौन से तो डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे और कौन से रिसेसिव कैरेक्टर होंगे। जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं वो फाइनली फिजिकली और मॉर्फोलॉजिकली हमें देखने को मिलती है, उसको तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं रेसेसिव हैं। रेसेसिव का मतलब वो एलील्स पे तो प्रेजेंट हैं लेकिन मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते। तो ऐसे सारे कैरेक्टर्स को बिलोंग आउट करते हुए हम उसको पार्शिएट करते हैं और ये चेक करते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, किस जनरेशन में इस कैरेक्टर को शो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। चेकर बोर्ड्स के द्वारा या पुनेट बॉक्स के द्वारा ये देखने की कोशिश की जाती है। तो फाइनली देखते हैं कि यहाँ पे जो हेरिडिटरी यूनिट्स हैं ऑर्गेनिजम्स की, वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं इन्फॉर्मेशन को पेरेंट्स से उनके ऑफिस स्प्रिंग्स में पहुँचाने के लिए। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में शो होंगे जेनेटिक मटेरियल के थ्रू, जिसमें जो भी डिसऑर्डर्स होंगे वो उसके अंदर दिखाई देंगे। अब ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स हम आइडेंटिफाई करते हैं एनाटॉमिकली, मॉर्फोलॉजिकली, फिजिकली, हैं, या और भी कई सारे सिम्टम्स हैं जिसके बेस पर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि फाइनली इस बॉडी के अंदर कैप्चरिंग मूवमेंट्स कौन से हैं जो इम्बैलेंसिंग प्रॉपर्टी के हैं। कोई डिजीज़ हो सकती है, कोई फैक्टर्स हो सकता है, कोई इशू हो सकता है। अब इसको जब कोरिलेट करते हैं माइन्यूट डिग्री पर जा करके तो हमें फाइनली मिलते हैं जीन्स, और इन जीन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेनेटिक सेल्स के द्वारा एक जीन से दूसरे जीन तक, यानी कि जनरेशंस गैप्स के बीच में। अब जनरेशंस गैप्स का मतलब है कि हर जनरेशन में जो पेरेंटल और मैटरनल ग्रुप्स हैं उनके बीच में उसका क्या रोल है, उसके बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके बीच में क्या रोल है। तो अगर हम जनरेशन टू जनरेशन इस सारी चीज़ को एक स्पेसिफिक ट्रेड्स में या जीन्स में आइडेंटिफाई करके उसको स्टडी करें तो वो सारा अध्ययन, वो सारा चार्ट और एक स्पेसिफिक टेबल एनालिसिस जो है वो पेडिग्री एनालिसिस कहलाएगी। यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं जो जेनेटिक डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए काम आते हैं। इनहेरिटेंस पैटर्न्स होते हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है मेंडेलियन जेनेटिक्स रोल्स के द्वारा,
और इसी की जो स्टडी है मोस्टली यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं, कुछ साइंस हैं जिसके बेस पे हम ये पता करते हैं कि अगर हमें जेनेटिकल इम्बैलेंस को या इश्यूज को अगर शो करना है तो उसको इंडिविजुअल टू जो पॉपुलेशन साइज है उसके बीच में किस तरीके से कोरिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो ये सर्कल वाला साइन है, ये सर्कल का साइन जो स्पेसिफिक कलर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रेंज में, ये शो करेगा कि ये फीमेल है। और इस तरीके से अगर यहाँ पे स्क्वायर साइज है तो वो मेल को शो करेगा। यहाँ पे हम ये ध्यान रखें कि अगर इसके बीच में कोई कलर भरा हुआ नहीं है, यानी कि बिल्कुल ब्लैंक है, तब वो नॉर्मल कंडीशन का होगा, एक आइडियल इंडिविजुअल हम उसे मानेंगे। इसी तरीके से इसके अंदर कोई कलर नहीं भरा हुआ है, फिल नहीं है, तो इसको हम आइडियल मेल मानेंगे, यानी कि बिल्कुल कॉमन और नॉर्मल मेल है। अब यहाँ पे देखिए जिस तरीके से ये स्क्वायर है वो ब्लैक कलर से फिल्ड है, तो ये अफेक्टेड है। और ट्रेट का मतलब है कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इम्बैलेंस को शो करता हुआ जेनेटिकली इनहेरिटेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब इसी तरीके से यहाँ पे एक सर्कल है जो कि इस तरीके से कट किया हुआ है, एक लाइन है जो इसको क्रॉस करते हुए जाती है, वो डिसीज्ड का है। डिसीज्ड का मतलब है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यानी डिजीज को कैरी करता है। अगर इन दोनों के बीच में हमें शो करना है इस तरीके से लाइन से, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन्स के द्वारा आप ट्विंस को शो करेंगे। ट्विंस का मतलब है कि एक ऑफ स्प्रिंग जो है वो दूसरा ऑफ स्प्रिंग के साथ मिलकर के ट्विन नेचर प्रेजेंट करता है, यानी कि दो जुड़वा बच्चे हैं जिसमें से एक मेल है और एक फीमेल है और दोनों ही नॉर्मल हैं। अगर हम किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो वहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर अगर स्क्वायर बना देते हैं तो वो होगा अडॉप्टेड मेल सन होगा, और अगर ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से सर्कल बना देते हैं तो वो होगा अडॉप्टेड फीमेल। अब मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से ट्राइंगल बना देते हैं तो ट्राइंगल का मतलब मिस कैरेज है, यानी कि इन आइडेंटिफाइड सोर्सेज के द्वारा पॉपुलेशन डायरेक्टेड है, मिस कैरेज है। इस तरीके की प्रोबेबिलिटी उसमें देखने को मिलेगी। अब मैरिज लाइन है, मान लीजिए आप इस तरीके से सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टली तो वो होगी मैरिज लाइन। अब एक यहाँ पे फीमेल है और एक मेल है, दोनों के बीच में अगर ये वाली लाइन खींच दी हमने, ड्रॉ कर दी, तो इसका मतलब अब वो इंटरकनेक्टेड हो गए मैरिज लाइन के थ्रू। अब ये दोनों रिप्रेजेंट होंगे वाइफ और हस्बैंड के रूप में। और अगर इसी लाइन को वर्टिकली मैं इस तरीके से आगे बढ़ाऊं तो इसका मतलब अब इन दोनों से एक स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग्स तैयार होंगे, यानी इनकी जो संतानें होंगी वो तैयार होंगी। अब इसी को दोबारा से हम यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर इसको मैं सर्कल बना दूं तो वो फीमेल होगी, अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर बना दूं तो वो मेल होगा। इसका मतलब ये दोनों जो इंडिविजुअल थे दोनों इंटरकनेक्ट हुए मैरिज लाइन से, तो हस्बैंड वाइफ हो गए। इसके बाद में से बीच में वर्टिकल लाइन निकली, ये वर्टिकल लाइन आगे चल के पार्शिएट होती है एक सर्कल में और एक स्क्वायर में, तो सर्कल वाला फीमेल हुआ और स्क्वायर वाला मेल हुआ। इसी तरीके से लाइन ऑफ डिसेंट है, लाइन ऑफ डिसेंट का मतलब है कोरिलेट कर रही है आने वाली ऑफ स्प्रिंग्स के बीच में। ये सिबलिंग लाइंस हैं। सिबलिंग लाइंस का मतलब है कि अब जो बच्चे हैं जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनके बीच में क्या है, कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट जनरेशन हुई, यहाँ पे ये सेकंड जनरेशन हुई, ये जनरेशन नंबर को शो करता है। अब यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो क्या कंडीशन है। ये वाइल्ड टाइप का फीमेल है, कलर्ड है, वाइल्ड टाइप का मेल है, बिल्कुल कलर्ड है, ब्लू कलर में रिप्रेजेंट हुआ है। हेट्रोजाइगस मेल है, इसका मतलब दोनों प्रोबेबिलिटी हैं। हेट्रोजाइगस यानी कि दो तरीके के स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स की इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। तो जाइगोट बनने के बाद इसमें दोनों तरीके की कंडीशन आ रही है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के गुणों को साथ में रखता है। इसी तरीके से हेट्रोजाइगस फीमेल है, यानी कि विषमांगी है, इसमें दोनों तरीके के कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका रेड कलर भी दिखाई दे रहा है और ये ब्लू कलर भी दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से ये होमोजाइगस मेल है, यानी कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसी को वो डोमिनेट करके दिखा रहा है। आप देखो यहाँ पे ये इस तरीके से ये रेड कलर का साइन है, रेड कलर से भरा हुआ है। इसी तरीके से एक सर्कल है, ये होमोजाइगस फीमेल है, क्योंकि केवल एक कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट शो कर रहा है, इसमें एक जैसे गुण है। तो दोनों के बीच की वंशागति को हम यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए ये फर्स्ट जनरेशन हुई, यहाँ पे सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन और ये फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन का यहाँ पे टोटल इम्प्लीकेशन दिखाया गया है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हो।
ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट स्लाइड्स में। ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स इंडिकेट करते हैं कि किस तरीके से उनके बीच में कंसेंजिनियस मेटिंग हुई है या मैरिज हुई है या उनके बीच में ब्लड रिलेशनशिप क्या है। तो इस तरीके के सिंबल्स का और आर्टिकुलेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है पेडिग्री एनालिसिस में। और हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन ये शो करते हैं कि दोनों के बीच में जो पुनेट बॉक्स के द्वारा प्रेडिक्शन की गई थी उनका रेशो क्या है, कितने रेशो में, कितने परसेंटेज में पैटर्नल और मैटरनल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसमें पूछ लिए जाते हैं। ये मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या यूनिवर्सिटी पैटर्न एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है पेडिग्री एनालिसिस का, इसमें आपको थ्रू आउट ओवरऑल सब कुछ बताना होता है कि डेफिनेशन क्या है, उसके स्पॉट्स लाइन क्या है, सिंबल्स और इंडिकेशंस क्या हैं और किस तरीके से कोरिलेट करके किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को शो करते हैं या इंडिकेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको ये पढ़ना है। तो सेक्स लिंकेड जो रिसेसिव जीन्स हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे और इनहेरिटेड जो जीन इन्फॉर्मेशंस हैं किस तरीके से वो आर्टिकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो आने वाली अगली स्लाइड्स में कुछ और देखते हैं, अगला टॉपिक कवर करते हैं। थैंक यू।